नमस्कार दोस्तों, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवशंकर शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट की लास्ट क्लासेस में आपने जो पढ़ा है अभी तक सिलेबस के बारे में, टाइटल बॉक्स के बारे में, ड्राइंग शीट पर मार्जिन कैसे देते हैं, उस सभी के बारे में आप सभी लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। आप सभी जब तक हम नई क्लास स्टार्ट करते हैं शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, जिससे कि बाकी सभी लोग ज्वाइन कर सकें। आइए देखते हैं आज की क्लासेस के बारे में। तो कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सर ड्राइंग शीट पर जो है ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को कैसे लगाते हैं, मिनी ड्राफ्टर जो है उसको कैसे सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज कि मिनी ड्राफ्टर को कैसे ड्राइंग बोर्ड पर लगाते हैं। तो देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पर मिनी ड्राफ्टर लेकर के आया हूं कि ये मिनी ड्राफ्टर है, आपने परचेज कर लिया होगा। मिनी ड्राफ्टर का ये जो पार्ट है आपके पास, इस पार्ट को आप ड्राइंग बोर्ड में कसते हैं। ड्राइंग बोर्ड में आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में टॉप की तरफ आप इस पार्ट को कसते हैं। उसके बाद ये जो आपका पार्ट है, ये पार्ट मूवेबल पार्ट है। इस पे आप स्केल पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मार्क बना होता है आपके ड्राइंग, इस पे मिनी ड्राफ्टर पे एक मार्क है। इस मार्क को आप इसके 0 पे सेट करते हैं और इस स्क्रू से टाइट कर देते हैं। जब इस स्क्रू से टाइट कर देते हैं तब ये मूव होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि सबसे पहले आप अपने इस पार्ट को, जो कि आपका ड्राइंग बोर्ड में कसा जाना है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम टॉप पे यहां कस लेंगे। ठीक है, यहां पे कसने के बाद इसको जब अच्छे से स्क्रू को टाइट कर देंगे, फिर उसके बाद ये जो आपका पार्ट है इसको आप ड्राइंग बोर्ड के या ड्राइंग शीट के पैरेलल करके ये इस निशान को आप 0 पे लेके आइए, यहां पे आप इसे टाइट कर दीजिए। उसके बाद आप अपना वर्क करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे ये सेट करना है। नहीं अगर सेट करना आता है आपको तो फिर आप मुझे बताइए, तब मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्केल। ठीक है, स्केल हम पढ़ेंगे और आज स्केल के बारे में हम उसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक स्केल बनाने के लिए हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो चीज़ें क्या क्या होती हैं, उन सभी बिंदुओं पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केल होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन आपके बोर्ड पर लिखी हुई है स्केल की कि मापनी एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा किसी वस्तु की माप को मापा जा सकता है। यानी कि स्केल क्या करता है, मेजर करने का काम करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, उसका साइज अगर मेजर करना है तो आप स्केल की हेल्प से उसे मेजर करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे मेरे पास ये मार्कर है, अगर इस मार्कर की आपको लेंथ का मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे और यहां से यहां तक इसे मेजर कर लेंगे और आप बता देंगे कि ये 8 सेंटीमीटर का है या 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो स्केल एक ऐसा यंत्र है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को मेजर कर सकते हैं। अब किसी भी स्केल के बारे में 6 बिंदुओं का पता होना हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब वो 6 बिंदु कौन कौन से होते हैं, आइए उन पे बात कर लेते हैं। ये 6 बिंदु मैंने यहां पर लिख दिए हैं। सबसे पहला है साइज, यानी कि स्केल के साइज के बारे में हमें पता होना चाहिए। साइज भी 3 तरीके के होते हैं, उन सभी को मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इन सब चीजों के बारे में देख लेते हैं कि साइज 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला फुल साइज, सेकंड नंबर इज रिड्यूस्ड साइज, नंबर 3 इज इनलार्ज साइज। उसके बाद दूसरी जो चीज है स्केल के बारे में हमें पता होना चाहिए, उसके टाइप्स के बारे में कि स्केल का प्रकार कौन सा है। ठीक है, कौन से टाइप का स्केल है। तो स्केल कई टाइप के होते हैं, जैसे कि प्लेन स्केल होता है, डायगोनल स्केल होता है, कॉर्ड स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है, आइसोमेट्रिक स्केल होता है। बहुत सारे स्केल होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे सिलेबस में जो स्केल हैं वो सिर्फ 2 तरीके के स्केल हैं, प्लेन स्केल साधारण मापनी और डायगोनल स्केल यानी कि विकर्ण मापनी। नेक्स्ट जो पॉइंट हमें पता होना चाहिए स्केल बनाने के लिए, एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु की वास्तविक माप।
वस्तु की वास्तविक माप का क्या मतलब है कि अगर कोई भी, जैसे आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक मार्कर है, इस मार्कर की वास्तविक माप है 8 सेंटीमीटर और आप इसे ड्राइंग शीट पर बनाते हैं तो आप इसे आसानी से 8 सेंटीमीटर का बना सकते हैं। तो यानी कि जो वस्तु की वास्तविक माप है उतना ही माप का आपने ड्राइंग शीट पर बना दिया। लेकिन अगर कोई ऐसी वस्तु है जिसके साइज जो है वो ड्राइंग शीट पर नहीं आ सकता, जैसे कि अगर कोई 50 मीटर लंबा रोड है, कोई भी अगर किसी रेलवे ट्रैक की ड्राइंग है या किसी बिल्डिंग की ड्राइंग है जो कि बहुत बड़ी ड्राइंग है, तो उसे आप एक्चुअल साइज में ड्राइंग शीट पर ड्रॉ नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि वस्तु के साइज को कम करके ड्राइंग शीट पर बनाया जाता है। तो हमें सबसे पहले वस्तु की वास्तविक माप के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग शीट, 4th नंबर है हमारा, जो हमें पॉइंट पता होना चाहिए कि जो आपका एक्चुअल साइज है वो एक्चुअल साइज ड्राइंग शीट पर किस साइज में बना हुआ है, कितना बड़ा बना हुआ है ड्राइंग शीट पर। तो ये बात हमें पता होना चाहिए कि वस्तु की ड्राइंग शीट पर माप कितनी है। उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट है, 5वां पॉइंट, निरूपक भिन्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्केल की जान है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कैसे आती है ये, इसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, लेकिन सिर्फ आप अभी इसे नोट कर लीजिए कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्केल पढ़ने के लिए। और लास्ट में है यूनिट्स यानी कि इकाइयां। आपने पढ़ी होंगी इकाइयां, लेकिन मैं आपको अभी यहां पर विस्तृत रूप में बताऊंगा कि बहुत सारी इकाइयां जो हैं वो किस तरीके से एक इकाई से दूसरी इकाई में कैसे कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, तो इन 6 पॉइंट पर आज हम बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात। ठीक है, आप ये 6 पॉइंट पहले आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, उसके बाद एक एक करके हम 6 के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइज के बारे में। तो साइज क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 तरीके के साइज होते हैं, एक फुल साइज होता है, एक रिड्यूस साइज होता है और एक इनलार्ज साइज होता है। फुल साइज को हम कहते हैं पूरी मापनी, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस साइज जो है उसको बोलते हैं लघु घटक, यानी कि कम करने के बाद, लघु करने के बाद, और इनलार्ज यानी कि बड़ा करने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम फुल साइज के बारे में बात करेंगे कि फुल साइज स्केल क्या होता है। तो इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले एक ऐसी ड्राइंग जिसकी साइज छोटी है और वह उतनी ही साइज की ड्राइंग शीट पर आराम से बनाई जा सकती है। जैसे कि अगर इस मार्कर को ही अगर हम लें, तो इस मार्कर की ड्राइंग अगर आपको बनानी है ड्राइंग शीट पर, तो आप एज इट इज इसे बना सकते हैं। यानी कि अगर ये 8 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर का है तो आप 10 सेंटीमीटर का मार्कर आराम से ड्राइंग शीट पर बना सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि आपका जितना साइज इसका था उतना ही साइज आप ड्राइंग शीट पर बना रहे हैं, तो यह आपकी कहलाती है फुल साइज स्केल। ठीक है, सेकंड जो आपको बताया है कि अगर कोई बड़ा साइज है किसी भी, अगर बिल्डिंग का या किसी भी ड्राइंग का, तो अगर आप उसे छोटा करके ड्राइंग शीट पर बनाते हैं तो जितना उसे छोटा किया गया वह कहलाएगा आपका रिड्यूस साइज स्केल। और थर्ड वन, अगर कोई बहुत छोटा साइज का अगर आपके पास में ऑब्जेक्ट है और उसे आप ड्राइंग शीट पर ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप उस छोटे साइज को ड्रॉ नहीं कर पा रहे तो उसको आप बड़ा करके बना रहे हैं। जैसे कि आपकी घड़ी के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनकी ड्राइंग आप ड्राइंग शीट पर नहीं बना सकते एज इट इज, जितने छोटे वो हैं आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए उन पार्ट्स को बड़ा करके उनकी ड्राइंग हम ड्राइंग शीट पर बनाते हैं। तो यानी कि छोटे पार्ट्स को बड़ा करके उनकी ड्राइंग शीट जब बनाई जाती है तो उसे हम बोलते हैं इनलार्ज स्केल साइज। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको साइज के बारे में। मैं यहाँ पे नोट और कर देता हूं, ये मैं रफ कर देता हूं, आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नोट डाउन नहीं किया है तो ये नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं साइड में हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो आपको मैंने ये साइज बताए हैं 3, इन तीनों को साइज को मैं लिख देता हूं जिससे आपको आसानी हो जाए कि 3 साइज कौन से बताए हैं और तीनों साइज का यूज क्या क्या है। ठीक है,
एक एक करके हम इन सभी 6 बिंदुओं पर डिटेल में बात करने वाले हैं और ये 6 बिंदु आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये बिंदु आपको समझ में आ गए तो आपको स्केल की आधी बातें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइज के बारे में। साइजेस के बारे में हम बात कर रहे थे, तो 3 साइज मैंने आपको बताए। एक फुल साइज, सेकंड है आपका रिड्यूस्ड साइज और थर्ड है आपका इनलार्ज। इसको हम बोलते हैं पूर्ण पैमाना, इसको हम बोलते हैं लघुकरण पैमाना साइज, और इसको बोलते हैं हम दीर्घ। तीनों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। पूर्ण पैमाने में क्या है, जितनी बड़ी ड्राइंग है आपकी उतनी ही बड़ी आपको बनानी है ड्राइंग शीट पर। रिड्यूस्ड साइज में क्या करना है कि ड्राइंग शीट जो ड्राइंग है आपकी वो बड़ी है लेकिन उसको छोटा करके बनाना है। दीर्घ पैमाने में क्या करना है कि आपकी बहुत छोटी ड्राइंग है उसको बड़ा करके बनाना है। तो ये तो बात थी साइजेस के बारे में। तीनों साइजेस आपको क्लियर होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइप्स, यानी कि स्केल के कितने टाइप होते हैं और कितने टाइप आपको पढ़ने हैं बीटी यूपी के अकॉर्डिंग, उन सब के बारे में अब हम बात करेंगे। तो सेकंड पॉइंट है आपका टाइप्स। तो टाइप्स लिख लीजिए और उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि कितने टाइप्स का आपका स्केल होता है और कितने टाइप्स के आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो नंबर सेकंड हेडिंग है टाइप्स ऑफ स्केल। टाइप्स ऑफ स्केल। टाइप्स ऑफ स्केल में सबसे पहला जो टाइप्स है आपका वो है प्लेन स्केल। और प्लेन स्केल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, साधारण मापनी। अब दोस्तों समझते हैं साधारण मापनी होता क्या है। साधारण मापनी एक ऐसा स्केल है जिसमें क्रमशः 2 मापों को, यानी कि जो 2 लगातार मापे हैं उनको पढ़ा जाता है। जैसे आपके पास में जो स्केल है उसमें आप जो पढ़ सकते हैं वो सेंटीमीटर और एमएम पढ़ सकते हैं, यानी कि दोनों लगातार मापे हैं। सेंटीमीटर के जस्ट बाद एमएम आता है। ऐसे ही अगर आपके पास कोई अगौर स्केल है, जैसे कि मीटर है, मीटर वाला है, तो मीटर की तुरंत बाद जो माप आती है डेसीमीटर, आप मीटर और डेसीमीटर पढ़ सकते हैं। 2 मापें आप पढ़ सकते हैं लेकिन दोनों मापें लगातार होनी चाहिए। वो जो स्केल होता है हमारा वो कहलाता है प्लेन स्केल, साधारण मापनी। उसके बाद जो सेकंड टाइप का स्केल है वो आपका जो स्केल है वो है डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल। और ये डायगोनल जो स्केल होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं विकर्ण मापनी। क्या बोलते हैं, विकर्ण मापनी। विकर्ण मापनी क्या होता है, विकर्ण मापनी में लगातार 3 मापों को पढ़ा जाता है। लगातार 3 मापें किस तरीके से, जैसे कि आप मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर 3 मापों को लगातार पढ़ सकते हैं। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर 3 लगातार मापे हैं, इनको पढ़ सकते हैं। तो एक ऐसा स्केल जो लगातार 3 मापों को पढ़ सकता है वो कहलाता है आपका डायगोनल स्केल। और उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट पर
वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, वर्नियर पैमाना आपने बहुत छोटे छोटे साइज पढ़ने के लिए यूज किया होगा फिजिक्स में। आप जब किसी भी वायर का डाया चेक करते हैं या किसी भी बहुत छोटे एलिमेंट की अगर आप साइज जो चेक करते हैं तो वो वर्नियर स्केल की हेल्प से आप करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है आपका, वो टाइप है आपका कॉर्ड स्केल। कॉर्ड स्केल यानी कि जीवा मापनी। जीवा मापनी एक ऐसा स्केल है जिसकी हेल्प से आप कोणों को मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप के स्केल हैं जिनमें से सिर्फ आपको 2 टाइप के स्केल पढ़ने हैं, जो कि एक प्लेन स्केल आपको पढ़ना है, एक डायगोनल स्केल आपको पढ़ना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो कोई भी स्केल बनाने से पहले अभी तक हमने 6 पॉइंट में से 2 पॉइंट को अच्छे से पढ़ लिया। यानी कि सबसे पहला तो हमारे पास था साइज, जिसमें कि 3 तरीके के साइज थे। उस दूसरा जो बात थी वो थी टाइप्स की, जिसमें से कि हमने 4 तरीके के मेनली टाइप्स पढ़े हैं, लेकिन हमको पढ़ने जो हैं वो सिर्फ 2 टाइप्स के पढ़ने हैं। ये सिर्फ हमें नाम पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट मैंने आपको बताया है एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट की हेल्प से हम आने वाले अगले 3 पॉइंटों को और आसानी से समझ पाएंगे। इसको समझने के लिए फ्रेंड्स मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि कोई रोड है आपके पास या कोई भी वस्तु है आपके पास जिसका साइज जो है वो 50 मीटर का है, ठीक है। अब हमने ये 50 मीटर साइज लिखा है, तो ये 50 मीटर साइज उसका वास्तविक साइज है। मैं यहां पे इसको लिख देता हूं कि वस्तु का वास्तविक साइज है ये 50 मीटर। तो दोस्त आप इस 50 मीटर को तो ड्राइंग शीट पर बना नहीं पाएंगे, ठीक है। आपको ड्राइंग शीट पर बनाने के लिए इस 50 मीटर से कम माप चाहिए उस ऑब्जेक्ट की। तो ड्राइंग शीट पर जो आप बनाएंगे माप, उसको हम बोलते हैं वस्तु की ड्राइंग शीट पर माप। वस्तु की ड्राइंग शीट पर माप। अब वस्तु की ड्राइंग शीट पर जो माप है उसको हम कितना लें, तो हो सकता है ये जो 50 मीटर है इसको हम 2 गुना या 10 गुना पहले कम कर लेते हैं। 10 गुना हमने कम किया इसे, और 10 गुना कम करने के बाद इसकी जो डायमेंशन है वो आ गई 5 मीटर, ठीक है। लेकिन 5 मीटर भी शायद पॉसिबल ना हो बनाना, कि हम नहीं बना पाए इसको, तो इसलिए हमने क्या किया, इसे 100 गुना कम कर दिया। और 100 गुना कम करने के बाद इसकी जो साइज है वो कितनी हो गई दोस्त, 0.5 मीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर इसका साइज हो गया है। तो अब हो सकता है कि हम इसको ड्राइंग शीट पर ड्रॉ कर पाए 50 सेंटीमीटर को। तो अब आपका जो ये साइज था ये वस्तु की वास्तविक माप था, ये जो साइज है वो वस्तु की ड्राइंग शीट पर माप है 0.5 मीटर। तो आपने ये जो कम किया है इसके साइज को 1/100 के रेशियो में, ये क्या है, मैंने आपको 6 पॉइंट लिखवाए थे, तो 6 पॉइंटों में पहला और दूसरा पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। तो थर्ड पॉइंट ये लिखवाया था वस्तु की वास्तविक माप वाला, तो ये थर्ड पॉइंट तो ये हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपको लिखवाया गया था वस्तु की ड्राइंग शीट पर माप कितनी होनी चाहिए, तो ये वस्तु की ड्राइंग शीट का फोर्थ पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको कि मैंने कहा था स्केल की जान होती है, ये 5वां पॉइंट है जिसको मैंने यहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है। जिस रेशियो में आपने वस्तु की वास्तविक माप को कम किया है वह जो पॉइंट है आपका वो 5वां पॉइंट है, निरूपक भिन्न है आपका, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इसे हम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, निरूपक भिन्न इसको हम बोलते हैं, निरूपक भिन्न इसको हम बोलते हैं।
दोस्त ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि किसी भी वस्तु का वास्तविक माप था, उसको हमने किसी रेशियो में कम किया, उतने रेशियो में कम किया कि वस्तु की हम ड्राइंग शीट पर माप बना सकें, तो ये जो रेशियो होता है ये आपका निरूपक भिन्न होता है। अब निरूपक भिन्न जो है आपका, उसका एक फॉर्मूला यहां से निकल के आ जाएगा कि निरूपक भिन्न बराबर में वस्तु की ड्राइंग शीट पर माप डिवाइडेड बाय वस्तु की वास्तविक माप। अब आप यहां से निरूपक भिन्न का एक फॉर्मूला खुद से लिख सकते हैं। मैं इस सब को रफ करने के बाद वस्तु की निरूपक भिन्न का एक फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं, जिसे आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, यह बात आपको शायद समझ में आ गई होगी कि निरूपक भिन्न जो है वो वास्तव में होती क्या है। निरूपक भिन्न एक अनुपात होता है जो कि वस्तु की ड्राइंग शीट पर माप तथा वस्तु की वास्तविक माप के द्वारा आता है। तो निरूपक भिन्न इज इक्वल टू वस्तु की ड्राइंग शीट पर माप अपॉन वस्तु की वास्तविक माप। ठीक है फ्रेंड्स, अब निरूपक भिन्न के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप निरूपक भिन्न सॉल्व करेंगे, निरूपक भिन्न निकालेंगे किसी भी क्वेश्चन में, तो उसमें दो चीजें आप बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। सबसे पहली ध्यान देने वाली बात क्या है कि निरूपक भिन्न में अंश और हर दोनों की इकाई हमेशा सेम रखेंगे। दोनों की इकाई सेम रखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि निरूपक भिन्न एक विमाहीन राशि है। ठीक है, यूनिटलेस है, कि जो राशि आप अंश में रखेंगे उसकी यूनिट की, और वही यूनिट आप उसके हर में रखेंगे, दोनों आपस में कट जाएंगे। तो एक पॉइंट निकल करके आया कि आपका जो निरूपक भिन्न है वो एक विमाहीन राशि है, यूनिटलेस पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो इंपॉर्टेंट ये है कि हमेशा अंश और हर में से अंश जो रखा जाएगा वो 1 के बराबर रखा जाएगा, यानी कि उसकी जो वैल्यू होगी हमेशा 1 रखी जाएगी, और डिवाइड में उसके नीचे जो है वो एक संख्या आएगी, वो कुछ भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो ये निरूपक भिन्न के बारे में आपको पॉइंट पता होना चाहिए। निरूपक भिन्न की परिभाषा भी आप यहां से लिख सकते हैं कि निरूपक भिन्न जो है वो एक ऐसा भिन्न है जो कि वस्तु की ड्राइंग शीट पर माप तथा वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यहां से आप लिख लेंगे कि वस्तु की ड्राइंग शीट पर माप डिवाइडेड बाय वस्तु की वास्तविक माप इज इक्वल टू निरूपक भिन्न। ठीक है, और ये पॉइंट भी आप लिख लेंगे कि निरूपक भिन्न विमाहीन राशि है, और सेकंड पॉइंट क्या है कि निरूपक भिन्न में अंश के रूप में हमेशा 1 लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। अभी हम जो है निरूपक भिन्न पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे कि हमें निरूपक भिन्न अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि इसे हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप नोट कर लीजिए कि निरूपक भिन्न ये होता है, निरूपक भिन्न विमाहीन राशि है, निरूपक भिन्न में अंश के रूप में हमेशा 1 लिखा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे। वो न्यूमेरिकल मैं यहां पे लिख देता हूं, आप सब लोग खुद से उसे करने की कोशिश करना, अगर नहीं होता है तो मैं यहां पर उसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो नोट डाउन करिए आप, न्यूमेरिकल है कि एक वस्तु जिसकी वास्तविक माप 60 मीटर है, एक वस्तु जिसकी वास्तविक माप
60 मीटर है, यानी कि वास्तविक माप आपको दी गई है, वास्तविक माप 60 मीटर है तथा उसे ड्राइंग शीट पर 5 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ड्राइंग शीट पर 5 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित किया गया है। वस्तु की या मापनी की निरूपक भिन्न कितनी होगी? मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि वस्तु की वास्तविक माप 60 मीटर है, ड्राइंग शीट पर उसको 5 सेंटीमीटर द्वारा बनाया गया है, तो उसकी निरूपक भिन्न क्या होगी? तो निरूपक भिन्न के लिए अभी आपको एक फॉर्मूला लिखवाया गया था कि वस्तु की ड्राइंग शीट पर माप डिवाइडेड बाय वस्तु की वास्तविक माप। इन दोनों को डिवाइड करिए। सबसे पहला काम क्या करना है लिखने के, फॉर्मूला लिखने के बाद, कि दोनों की यूनिट सेम करनी है। हमने क्या कहा कि निरूपक भिन्न एक विमाहीन राशि है, और विमाहीन राशि कब मानी जाएगी? जब अंश और हर दोनों की विमाएं समान हो जाएंगी। तो दोनों की विमाओं को समान करना होगा, यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को काट देंगे, उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो होगा निरूपक भिन्न। तो देखिए कैसे करते हैं। मापनी की निरूपक भिन्न हमें निकालनी है, तो निरूपक भिन्न के लिए जो फॉर्मूला आपको लिखवाया गया है वो क्या है? वस्तु की ड्राइंग शीट पर माप, वस्तु की ड्राइंग शीट पर माप डिवाइडेड बाय वस्तु की वास्तविक माप। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में आप चीजों को पुट कर दीजिए। वस्तु की ड्राइंग शीट पर माप आपको पता है जी, वस्तु की ड्राइंग शीट पर माप है 5 सेंटीमीटर, तो यहां पे लिख दिया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद वस्तु की वास्तविक माप हम जानते हैं, वस्तु की वास्तविक माप 60 मीटर है जी, 60 मीटर है। लेकिन अब इतना लिखने के बाद अब क्या काम करना है? इतना लिखने के बाद दोनों की जो यूनिट है आपकी, उन दोनों यूनिटों को इक्वल करना है, और उन दोनों की यूनिट को इक्वल जब आप करेंगे तब आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आप सभी लोग ये जानते होंगे कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नहीं करना जानते हैं तो अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर एज इट इज लिखा रहेगा। 60 मीटर को आप चेंज कर लेंगे 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर ऊपर है, सेंटीमीटर नीचे है, तो ये तो दोनों कट जाएंगे। अब यहां से 5 से आप इसे काट देंगे 12 बार, 12 टाइम्स कट गया। तो अब यहां से जो निकल के आएगा RF आपका, वो आंसर क्या होगा? RF 1/1200। ठीक है, 1/1200 ये आपका निरूपक भिन्न निकल के आ गया। अगर आपने इसे सॉल्व किया है और यही आपका आंसर आया है तो आपको निरूपक भिन्न समझ में आ गया है। ठीक है, खुद से सॉल्व किया है आपने और 1/1200 निकाल लिया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं किया है समझ लीजिए, 1-2 क्वेश्चन आप खुद से कीजिए, नहीं समझ में आया है तो नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। ठीक है, तो अभी निरूपक भिन्न के बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। ये पांचवा पॉइंट था जो कि आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है 6th पॉइंट, जिसमें हमने लिखा था यूनिट्स के बारे में। तो यूनिट्स हमें समझना है, यूनिट क्या होता है। ठीक है, 6th में आपने पढ़ा होगा जब हम यूनिट कन्वर्ट करते हैं, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, वहां पे आपने बहुत सारी विमाएं जो है डायमेंशंस पढ़ी होंगी, जैसे मीटर में, लीटर में, ग्राम में, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, तो ये 7 चीजें मैं यहां पे आपको लिख देता हूं कि क्या क्या 7 चीजें होती हैं। वो
किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, उसके बाद में मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ठीक है, ये 7 चीजें हैं, मीटर के 3 ऊपर हैं और मीटर के 3 बाद में हैं। ठीक है, अब इन चीजों में आपको यह पता होना चाहिए कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। जैसे कि आपको मीटर को चेंज करना है मिलीमीटर में, मिलीमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, तब आप स्केल को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो इधर ध्यान दीजिए, मैं आपको बताता हूं कैसे एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट करने का बहुत आसान तरीका है कि आप मीटर यानी कि जो मिड पॉइंट है वहां पे आप जाइए और वहां पे पहुंचने के बाद आप लिख दीजिए 1। ठीक है, 1 लिखने के बाद अब आपको मीटर से अगर नीचे जाना है जितने पायदान उतने 0 इस 1 के सामने लगाते चले जाइए। जैसे कि मीटर से डेसीमीटर पे जाना है तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। यानी कि आप जितने पायदान नीचे चलेंगे, यहां से आप 1 पायदान नीचे चले थे, फिर यहां से आप 2 पायदान नीचे चले, यहां से फिर आप 3 पायदान नीचे चले, तो जितने पायदान आप नीचे चलते चले गए उतनी 0 आप उसके सामने लगाते चले गए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ऊपर चेंज करना है मीटर के तो आप इस 1 को यहीं लिखा रहने दीजिए। ऊपर अगर जाएंगे तो जितने पायदान ऊपर जाएंगे उतने ही 0 उसके बट्टे में लिखते जाएंगे, नीचे लिखते जाएंगे उसके हर में। जैसे कि 1 मीटर में कितने डेकामीटर, 1/10। 1 मीटर में कितने हेक्टोमीटर, 1/100। 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 1/1000। बात क्लियर है? ठीक है, यहां से आप देख लीजिए कि 1 मीटर में कितने डेकामीटर, 1/100। 1 मीटर में कितने हेक्टोमीटर, 1/100। सॉरी, यहां पे 1/10, ये 1/100, ये 1/1000। ठीक है, आराम से कन्वर्ट कर लेंगे। 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस करिए, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो जो भी आपका डाउट ग्रुप बना हुआ है इंस्टाग्राम पे, वहां पे आप अपने दोस्तों को बताइए कि मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही है, वो आपके डाउट क्लियर करेंगे। नहीं क्लियर हो पाते हैं मुझे बताइए कमेंट करके, मैं आपके वो डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, आने वाले जो क्लासेस हैं उनमें हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उनमें बहुत ज्यादा यूजेज होगा इन सभी चीजों का। आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, नहीं आएंगी तब मैं आपको बताऊंगा, तभी उसके बाद में न्यूमेरिकल पे जाऊंगा। ठीक है, तो ये सब कन्वर्ट करने के बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि एफपीएस सिस्टम में फुट में बातें चलती हैं कि 1 इंची में कितने सेंटीमीटर होते हैं या कितने एमएम होते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। 1 फीट में कितने इंची होते हैं, कितने फीट का 1 यार्ड होता है, कितने हेक्टेयर में मीटर स्क्वायर कितने होते हैं, तो ये सारी यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका फीट में भी आ सकता है, इंची में भी आ सकता है, हेक्टेयर में भी आ सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करने वाली चीजें आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। तो कुछ जो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं यहां पे लिख देता हूं, उनकी आप लिस्ट बना लीजिए अपनी नोटबुक में और उन्हें आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स के लिए। इसे मैं रफ कर देता हूं।
इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से इसे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस आप इनकी चेंजेस करने की कर लेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हाई स्कूल पास करके आए, हो सकता है उनको नहीं पता हो, तो चेंज करना आप सभी को आना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट्स यूनिट्स की, जो कि बेसिकली पूछ ली जाती हैं या फिर सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिन्हें हमें कन्वर्ट करना पड़ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे इंची की। एक इंच में 25.4 mm होते हैं। एक्चुअल में तो 25.4 mm होते हैं, लेकिन साधारणतः हम इसे 25 mm या 2.5 सेंटीमीटर मान लेते हैं कैलकुलेशन के पर्पज से, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में तुम्हें याद रखना है तो ये 25.4 mm होते हैं। उसके बाद एक फीट में कितने होते हैं? एक फीट में 12 इंचेस होते हैं, 12 इंचेस होते हैं, ठीक। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और 3 फीट का एक यार्ड होता है, जिसे हम हिंदी में गज बोलते हैं। 3 फीट का एक गज होता है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला और सबसे ज्यादा घुमाने वाला एक चीज लिखी आती है आपके क्वेश्चन में, हेक्टेयर। ये आपको पता होना चाहिए कि 10⁴ मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर होता है, ठीक है। ये बात आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिसमें कि 1 हेक्टेयर लिखा होगा और बच्चे भूल जाते हैं कि 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं। तो 1 हेक्टेयर में 10⁴ मीटर स्क्वायर होते हैं। उसके बाद बात करते हैं 1 माइल की, यानी कि 1 मील, जिसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? MILE। 1 मील में 1.602 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इतनी चीजें हैं जो आप याद कर लीजिए, और वो किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, उसे आप याद कर लीजिए, कन्वर्ट करना सीख लीजिए। तो आपका जो बेसिक है स्केल का, वो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। 6 चीजें मैंने आपको आज के बेसिक में बताई हैं स्केल के बारे में, कि सबसे पहला आपको मैंने बताया है साइज के बारे में, फुल साइज, रिड्यूस्ड साइज, इनलार्ज साइज। उसके बाद टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया है। टाइप्स जो हैं वो आपको 2 पढ़ने हैं, प्लेन और डायगोनल। उसके बाद थर्ड चीज आपको बताई है एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्थ चीज बताई है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग शीट। और फिफ्थ चीज है आपकी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ड्राइंग के लिए। कोई भी ड्राइंग आप बना रहे हैं तो उसके लिए आप स्केल निर्धारित करते हैं, RF निर्धारित करते हैं कि कितने स्केल पर आप उसे बनाएंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूनिट का कन्वर्जेशन अगर आपको नहीं आता तो फिर तो आप ड्राइंग कर ही नहीं पाएंगे। तो यूनिट्स का कन्वर्जेशन आपको आना चाहिए। उसके बाद हम एक चीज और देख लेते हैं कि RF का स्केल के साइज के साथ क्या रिलेशन है। जो आपको साइज बताए हैं 3, फुल, रिड्यूस, इनलार्ज, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं आपकी RF से। तो RF से इनका क्या कनेक्शन होता है वो एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपने नोट कर लिया है, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फुल साइज की, ठीक है। तो फुल साइज का RF से क्या रिलेशन है? जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन लिखी थी कि एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एक बात लिखी थी। उसके बाद एक बात यहां पे लिखी थी ऑब्जेक्ट साइज ऑन
ड्राइंग शीट, यानी कि ड्राइंग शीट पर उसका क्या साइज है, और एक एक्चुअल साइज। ठीक है, तो फुल साइज में मैंने आपको क्या बताया था कि जितना साइज आपका एक्चुअल होता है उतना ही साइज आपका ड्राइंग शीट पर होता है। तो एक इक्वेशन थी कि एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय आरएफ इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज ऑन ड्राइंग शीट। तो जब कंडीशन ये हो कि फुल साइज रखा जा रहा है, जितना साइज आपके ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज आप ड्राइंग शीट पर बना रहे हैं, तो आरएफ की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ध्यान से समझना। तो फुल साइज स्केल के लिए क्या रिलेशन निकल के आया, फुल साइज स्केल अगर आपका है तो उसमें क्या निकल के आता है कि आरएफ जो होती है वो हमेशा 1 के बराबर होती है। यहां पे लिख लीजिए आरएफ इज इक्वल टू 1 के बराबर। ठीक है, दूसरी चीज है आपका रिड्यूज साइज। रिड्यूज साइज का क्या संबंध है आपके उससे, रिड्यूज साइज का संबंध है जी कि एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, जब आप उसको ऑब्जेक्ट साइज ड्राइंग शीट पर बनाते हैं तो बड़ा साइज होता है, उसे छोटा करके बनाते हैं। तो कितने गुना छोटा करते हैं उसे, 10 गुना छोटा करते हैं तो 1/10, 100 गुना छोटा करते हैं 1/100, 1000 गुना छोटा करते हैं 1/1000। तो जो भी वैल्यू होती है आरएफ की वो हमेशा क्या होती है, 1 से कम होती है। यानी कि रिड्यूसिंग साइज में आप जो करते हैं यहां पे आरएफ को आप हमेशा 1 से कम लिखते हैं, यानी कि यहां पे जो चीजें हैं वो या तो 1/10 होगी या 1/100 होगी या 1/1000 होगी, हमेशा 1 से कम होगी। तो रिड्यूस साइज में जो आरएफ होती है वो हमेशा 1 से कम होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट तो आप समझ गए होंगे खुद से। इनलार्जिंग स्केल की अगर हम बात करें, इनलार्ज स्केल, तो इनलार्ज स्केल साइज में हम बात करते हैं आरएफ की। तो इसमें आरएफ क्या है, इनलार्ज स्केल में मैंने आपको बताया था कि कोई भी बहुत छोटा आपका ऑब्जेक्ट है उसे आप बड़ा करके ड्राइंग शीट पर बना रहे हैं। तो ड्राइंग शीट पर जब आप उसे बड़ा करते हैं तो उसके साइज को बड़ा कर देते हैं। जैसे कि अगर 1 mm का है उसे आप 10 सेंटीमीटर का बना रहे हैं तो बड़ा कर दिया। तो कितने गुना आप उसे बड़ा करते हैं, 10 गुना बड़ा करते हैं तो उसमें 10 का गुणा कर देते हैं, 100 गुना बड़ा करते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे ही जो वो आरएफ आता है वो 1 से ज्यादा आता है। तो इनलार्ज साइज में आरएफ जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि फुल साइज में आरएफ 1 के बराबर होता है, रिड्यूस साइज में आरएफ 1 से कम होता है और इनलार्ज साइज में आरएफ 1 से ज्यादा होता है। तो ये 6 बातें जो आज मैंने आपको बताई हैं, इन 6 बातों को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, अच्छे तरीके से इनको रिवाइज करिए। अगली क्लास जो होगी उसमें हम प्लेन स्केल पढ़ेंगे और प्लेन स्केल का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं वो सब चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहले जो चीजें आज बताई गई हैं इनको रिवाइज करना है। कोई डाउट होता है तो जो इंस्टाग्राम पे चैनल है डाउट वाला, ठीक है, डाउट ग्रुप आपका इंस्टाग्राम चैनल पे बना हुआ है, डाउट ग्रुप में आप डालिए, अपने दोस्तों के साथ में उसे बताइए कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। अगर वो सॉल्व कर देते हैं अच्छी बात है, नहीं करते हैं मुझे वीडियो में कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं प्लेन स्केल के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।